नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर अपने शबाब पर है। मैनपुरी में आज तारीख भी बन गई। 25 बरस के बाद एक ही स्टेज पर मुलायम सिंह यादव और मायावती नजर आ ही गए। वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे पर संगीन इल्जामात लगाते हुए मक्कार और मुल्क का दुश्मन करार दे दिया, जिस पर कांग्रेस का सख्त रद्दअमल सामने आया है। और प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आप पर निशाना भी साधा। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको करवाते हैं रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस की। जी हां, मैनपुरी में आज तारीख बन गई। 25 बरस के बाद एक ही स्टेज पर मुलायम सिंह यादव और मायावती नजर आ ही गए। मैनपुरी से मुलायम सिंह उम्मीदवार हैं। उनके हक में महागठबंधन की एक बड़ी रैली हुई। मुलायम ने इस मौके पर कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है और मुलायम ने मायावती का मैनपुरी में इस्तकबाल किया। उधर मायावती ने तकरीर में मुलायम सिंह यादव को पिछड़ों का असल लीडर करार दे दिया। मायावती ने दावा किया कि इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जी जिंदाबाद। आज ये खुशी है कि इतिहास में है, बहुत दिनों के बाद हम और श्रीमती मायावती जी एक मंच का है और एक मंच का रहना होगा। हम लोग हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे सभासद हफ्तर में हमारे लिए वोट मांगने आए हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। हमने भी दिया नहीं तो उन्होंने बहुत दिया है। तो आज मंच पर बैठी हुई है हमारे क्षेत्र में, इसलिए हमें बहुत खुशी है। और आदरणीय मायावती जी का मैं अभिनंदन करता हूँ अपनी तरफ से और सभी मैनपुर के मतदाताओं की तरफ से। और बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि मायावती ने भी मुलायम सिंह यादव को पसमानदा तबकों का सबसे बड़ा लीडर करार दे दिया और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मुलायम सिंह मोदी की तरह फर्जी लीडर नहीं है। कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए, खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके, बीएसपी व सपा का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफी कुछ जोड़ा है।
और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, जबकि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के समय में वहाँ सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी अगड़ी जाति अर्थात उच्च जाति को पिछड़े वर्ग का घोषित कर लिया था और यह अभी भी इनका हक मारने का ही लगातार काम कर रहे हैं। और इस मौके पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता पर कि नेताजी की सेवाओं का और नेताजी के विकास को और नेताजी ने जिस तरीके से हम सबको जगाने का काम किया, जिस तरीके से हमें और आपको इस राजनीति में और समाज में सम्मान देने का मौका मिला है, आज आपकी अपील के बाद मैनपुरी लोकसभा की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। मैं नेताजी का धन्यवाद देता हूं और नेताजी की जो बातें मैं सुन रहा था, नेताजी ने कहा कि आप हमारे बीच आई हैं, हम आपका आदर करते हैं और जिस तरीके से आपने मतदान और चुनावी समय पर आए हैं, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नेताजी कह रहे थे। और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मैनपुरी से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा राजीव सिंह। राजीव, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत सालों के बाद एक ही मंच पर सियासत के रंग हमने बदलते हुए देखे। हालांकि मैनपुरी ने इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे जलसे देखे हैं। आज के जलसे की खास बात? अगर आज के दिन को उत्तर प्रदेश की सियासत का एक ऐतिहासिक दिन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव 1993 में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद कभी एक मंच को साझा करेंगे। आज मैनपुरी में न सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा किया, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से उन्हें लाखों मतों से जिताने की अपील भी की। यह पहला मौका है बीते 26 सालों में जब अपनी जो अदावत रही है, जो 1993 के गेस्ट हाउस कांड के बाद दूसरों में एक दूसरे के बीच तल्खियां बढ़ी और जो नाराजगी बढ़ी, उसको दरकिनार करते हुए आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने मैनपुरी की जनसभा में पहुंचकर न सिर्फ एक जनसभा को संबोधित किया, बल्कि एक संदेश भी दिया कि जिस तरह से यूपी में सपा बसपा और रालोद का गठबंधन बना है, वो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और उसी चुनौती के तहत 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं ना उत्तर प्रदेश में, और हर सीट पर अगर देखा जाए तो बीजेपी का मुकाबला अधिकतर सीटों पर गठबंधन से ही रहा है। तो कहीं ना कहीं आज की इस बड़ी रैली के बाद एक बार फिर जो तीसरे चरण का चुनाव होना है, उसमें कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर पड़ेगा। अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि मायावती मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा करेंगे। इसके पीछे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कामयाबी अखिलेश यादव की है, जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने वो करके दिखाया जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और आज उन्होंने ये साबित किया, मंच पर लाया। और खुद जब सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने इस जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मायावती हमारे लिए आई हैं, हमारे लिए वोट की अपील कर रहे हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे भी ये जिम्मेदारी है कि मायावती का सम्मान किया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मुलायम के समर्थन में वोट करने की अपील के साथ ही एक पीएम मोदी पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी फर्जी और नकली पिछड़े हैं। असली पिछड़े मुलायम सिंह यादव हैं, जिन्होंने एक लंबे समय से पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है, लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। राजीव, यहाँ हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव के लिए अब आगे की राह
आसान हो जाएगी? क्योंकि मुलायम सिंह ने तो कह दिया है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब आगे की जो तमाम रणनीति है वो अखिलेश को ही तय करनी है। देखिए, ये तो पिछले दिनों ही साफ हो गया था जब मुलायम सिंह यादव और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आपने देखा कि पारिवारिक घमासान के बाद अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और फिर भले ही चाचा शिवपाल नाराज हो लेकिन मुलायम सिंह की कहीं न कहीं उनकी मौन स्वीकृति मिली, और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि जो ये गठबंधन हुआ इसके मुख्य किरदार अखिलेश यादव रहे। और अखिलेश यादव ने बढ़कर बसपा सुप्रीमो मायावती से बात की कि जो पुरानी रंजिश है, जो पुरानी अदावत है, उसको भूलकर एक नई शुरुआत करनी होगी, तभी मोदी से मुकाबला किया जा सकता है। और जिसके बाद मायावती भी अखिलेश की बातों से सहमत हुई और उन्होंने उस दूर विरोधी के साथ गठबंधन किया जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था। और आज मैनपुरी में आज इस जनसभा के पहले भी 4 कुर्सियां लगाई गई, जिसके बाद एक अजीत सिंह के ना आने के कारण एक कुर्सी जब हटी तो लोगों में यह चर्चा शुरू हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं मुलायम सिंह यादव नहीं आएंगे। लेकिन अजीत सिंह इसमें नहीं शामिल हुए, मुलायम सिंह आए और उनके साथ बसपा सुप्रीमो मायावती आई। यूपी की सियासत जो है वो अब क्या कुछ रंग लाती है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम तर जानकारी के लिए। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनावी अखाड़े में उतारे जाने के बाद माहौल गर्मा रहा है। दिग्विजय सिंह उनकी चुटकी ले रहे हैं तो साध्वी उन्हें बहस की चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। और इस सब के बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक पोस्टर दिल्ली में लगाया गया है और पोस्टर पर अब होगा न्याय लिखा है। बीजेपी ने भोपाल लोकसभा हलके से साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह से है। बहुत ही आनंद आया, लोग मन से मेरे साथ में हैं, दिल से भावना से मेरे साथ में हैं। और मैं राष्ट्र कार्य करने के लिए निकली हूँ, धर्म युद्ध के लिए निकली हूँ। मुझे पता है कि समस्त विरोधी अपने समस्त प्रयास करेंगे मुझे रोकने के लिए, षड्यंत्र करेंगे मुझे रोकने के लिए, पर ठाकुर मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ है। और भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने निशाना साधा। राशिद अल्वी ने न्यूज़ 18 से इस सिलसिले में खास बातचीत की। नेता राशिद अल्वी हमारे साथ है बात करने के लिए। अल्वी जी, साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से टिकट दे दिया बीजेपी ने, अब अलग अलग तरह से प्रचार किया जा रहा है। कल उन्होंने प्रेस वार्ता की, वहां इमोशनल प्रेस वार्ता थी उनकी, और दिल्ली में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है अब होगा न्याय। इसका मतलब अब साध्वी प्रज्ञा के साथ जो हुआ वह अन्याय था, अब न्याय होगा। उनकी उम्मीदवारी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की ये देशभक्ति की बड़ी दलील है कि भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति की परिभाषा क्या है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों के विरोध की सिर्फ बात करती है, वरना वो आतंकवादियों के हाथों को मजबूत करती है। प्रज्ञा के खिलाफ जो केसेस हैं वो इतने भयानक हैं, अभी भी पेंडिंग हैं, अभी वो सिर्फ जमानत पे बाहर हैं। इसके बावजूद उनको टिकट देना देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना है। सर, लेकिन इसी मामले में सवाल ये भी उठता है कि जब साध्वी प्रज्ञा को टिकट मिल सकता है तो फिर हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर पाबंदी क्यों लगा दी गई? देखिए, मैं उस बहस में नहीं जाता कि, लेकिन बड़ा सवाल ये है, वो भी सवाल बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उन पे, लेकिन वो कोर्ट का फैसला है। लेकिन प्रज्ञा की जो कैंडिडेचर है उससे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा। आप वो रास्ता लोगों को दिखा रहे हैं कि आप इस तरीके के काम कीजिए और भारतीय जनता पार्टी से टिकट हासिल कर लीजिए। क्या होगा इस देश का? क्या यही देशभक्ति है? क्या इसी देशभक्ति का सुबह शाम आप शोर मचाते हैं? प्रज्ञा को मैं कम जिम्मेदार मानता हूँ
अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूं, और देश का इतिहास कभी इन दोनों को माफ़ नहीं करेगा। लेकिन क्या लग रहा है अब दिग्विजय सिंह के लिए मुश्किलें हो गई है चुनाव जीतने के लिए? सामने साध्वी प्रज्ञा है। मुझे लगता है कि दिग्विजय जी के लिए ज़्यादा आसानी हो गई है। ऐसा देश के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। और आज जो प्रियज्ञा ने कहा है हेमंत करकरे के बारे में, वो तो शहादत की इंसल्ट है। एक शहीद जिसने देश के लिए अपना लहू बहा दिया, इस मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में जिसके खून की बूंदें शामिल हैं, उसके बारे में इतना बेहुदा बयान प्रियज्ञा दे रही है। उसके लिए भी प्रियज्ञा कम जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के अंदर वो बाबू बजरंगी को भी ज़रूर चुनाव लड़ाएंगे। सर 10 करोड़ परिवार को राहुल गांधी खत लिखेंगे, इस तरह की खबर आ रही है। जिस न्याय योजना को लेकर आप चुनाव में है, उस न्याय योजना के तहत हाउस होल्ड जो मुखिया है उस घर के, उसको राहुल गांधी का खत जाएगा। जाहिर है देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर यूपीए की सरकार आती है तो हम उनके लिए क्या क्या काम करेंगे। देश के लोगों को अंदाज़ा होगा कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अंदर क्या फ़र्क। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे पर संगीन इल्जामात लगाए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने उन्हें मक्कार और मुल्क का दुश्मन बताया है। साध्वी का कहना है कि हेमंत करकरे कहा करते थे कि सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा को नहीं छोड़ेंगे। साध्वी प्रज्ञा ने मजीद कहा कि उनके खिलाफ जो लोग अदालत गए हैं उन्हें ऐसा करने का इख्तियार है, लेकिन जिन्होंने उन्हें जेल भेजा था अब उनकी कलई खुलने वाली है। और वहीं दिग्विजय सिंह ने मुंबई दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर दिए गए बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर किया और कहा कि जिसने मुल्क के लिए अपनी शहादत दे दी उस पर किसी को ऐसे बयानात देने का कतई कोई हक नहीं। मैं अपने चुनाव में प्रतिद्वंदी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। इतना ही कहूंगा कि हेमंत करकरे एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार पुलिस अफसर थे जो कि देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए। आज उनकी शहादत पर हम सबको गर्व होना चाहिए। जिसने देश के लिए शहादत दी उसके बारे में किसी को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और चलिए मजीद बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन, भोपाल से जो सियासी बयानात की आग है उसकी तपिश मुंबई तक सुनाई दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? मोहिउद्दीन, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी मोहिउद्दीन से और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो ये बयान सामने आए हैं उसके बाद मुंबई में क्या कुछ देखा जा रहा है। मोहिउद्दीन, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो नाज़रीन, आपको बताएं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी मोहिउद्दीन से। मोहिउद्दीन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बयानात सामने आ रहे हैं मुंबई में, उसका रिएक्शन। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो 2008 मालेगांव भिक्खू चौक बम ब्लास्ट में जो है वो मुलजिम है और इनके खिलाफ जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है मुकदमा चल रहा है। फिलहाल इससे पहले मुंबई के एनआई कोर्ट में इनके खिलाफ जो है वो मकोका था, लेकिन मकोका हटा दिया गया और उसके साथ ही साथ जो है वो उनके ऊपर
अभी भी जो है वो प्रिवेंशन एक्ट लगा हुआ है, जिसके ताल्लुक से कहा जाता है कि ये एक्ट जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए है। मुंबई की एनआईए कोर्ट में ये पूरा के पूरा मामला ज़ेर समाअत है और जमीयत उलमा महाराष्ट्र जो है वो इसकी पैरवी कर रही है। जिस तरह से देखा गया है कि मतलब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो है वो इलेक्शन का टिकट दिया जा रहा है भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने, तो जो मुंबई का सियासी माहौल भी यहाँ पर गर्मा गया है, चाहे वो असीम आजमी हो या दीगर लीडरान हो, उन्होंने जो है वो बीजेपी की सियासत पर सख्त तनकीद की है। और जिस तरह से हेमंत करकरे के ताल्लुक से जो बयान सामने आए हैं, हम आपको बता दें कि मुंबई में जो है 26/11 का जब हमला हुआ था तो उसमें जो है वो हेमंत करकरे के साथ साथ जो है कामटे और दीगर अफसरान भी जो है वो शहीद हुए थे, जो कि आईपीएस लेवल के अफसरान थे। और ये शहादत जो है वो इनको कामा हॉस्पिटल के पास उनकी शहादत हुई थी और कसाब और उसके साथी के जरिए जो है जो गोलीबारी हुई थी उसमें इनकी शहादत हुई थी। तो एक शहीद पे जिसने मुल्क के ताल्लुक से जो है वो मुल्क के लिए जो है वो अपनी जान गंवाई, शहादत दी, उसके खिलाफ जो है इस तरह की कमेंट करना जो है लोगों में एक किस्म की नफरत और गम गुस्से का बाइस बनता जा रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि हेमंत करकरे ने 2008 में जब इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ली तो उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को जो है वो उस वक्त के होम मिनिस्टर, मरकजी होम मिनिस्टर चिदम्बरम को इसमें लूप में रखा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि मालेगांव भिक्खू चौक से जो धमाका हुआ था, जो जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था LML फ्रीडम, तो उसका केसी नंबर निकाला गया और उसका केसी नंबर की जब जांच की गई तो उस जांच में मालूम पड़ा कि ये 2 व्हीलर LML फ्रीडम जो इस धमाके में इस्तेमाल की गई उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पे है। तो हेमंत करकरे के पास जो है वो ये मालूमात बहुत ही पुख्ता थी, इसकी बुनियाद पर उन्होंने जो है वो पूरा के पूरा मामला आगे बढ़ाया और एक क्ल्यू तक पहुंचे कि मतलब इस मामले में जो है वो जो राइट विंग है, हिंदू राइट विंग है, वो जी, तो कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो बयान दिया है उस पर सियासत भी गर्मा गई है। मोहिउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, प्रियंका चतुर्वेदी की बात करेंगे जिन्होंने शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली है। शिवसेना दफ्तर में प्रियंका ने कहा कि इज्जत और सम्मान के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी का पार्टी में इस्तकबाल किया। आज मुझे इतने सम्मान से पार्टी में जोड़ा है, परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य में जोड़ा है, उसकी मैं बहुत आभारी हूं कि 10 साल एक राजनीतिक दल को देने के बाद मैंने ये क्यों निर्णय लिया है। वो 10 साल राजनीति के मेरे बहुत ही, मैं मानती हूं कि प्रभावशाली रहे होंगे किसी तरीके से, पर उससे ज्यादा मैं मानती थी कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर मैं अपनी आवाज मजबूती से रख सकती थी। पर दुख मुझे इस बात का तब हुआ जब खुद ही पार्टी के कुछ लोगों ने इस तरीके की टिप्पणी की मेरे बारे में। उम्मीद ये थी कि सस्पेंशन हुआ, मैंने ज्यादा किसी के सामने बोला नहीं था, जो इंचार्ज थे वहां पे रखा। पर जब रीइंस्टेट कर किसी को वापस बुलाया जाता है, ये दरकिनार कर दिया जाता है कि एक महिला जिसने अपना 10 साल बगैर राजनीति से जुड़ी, एट अ ग्रेट पर्सनल कॉस्ट, उन्होंने ये काम किया है और वो इसीलिए किया है क्योंकि वो दिल से सेवा भाव से कर रही हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मंशा के, बट टू चेंज द सोसाइटी, चेंज द पॉलिटिकल सिनेरियो एंड चेंज हाउ विमेन आर लुक्ड एट एंड परसीव्ड इन दिस कंट्री। बहुत लेट डाउन वाली फीलिंग हुई और मुझे लगा मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई अगर आज मैंने नहीं लड़ी तो बहुत सारी महिलाएं हैं वहां पर जिनको मैं फेल करूंगी। तो इसलिए मैंने ये मन बनाया है। दिल्ली में बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी से हमारी नुमाइंदा रचना ने खास बातचीत की। चुनावी सरगर्मियां तेजी पर हैं। दिल्ली की लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, नामांकन 23 तारीख तक होना है, कुछ ही दिन शेष है, लेकिन बीजेपी की जो लिस्ट है वो नहीं आ पाई। कब तक आएगी लिस्ट? देखिए, बीजेपी की लिस्ट तो ऐसे आज शाम तक या कल आ ही जाएगी, लेकिन हमारे तो 7 सांसद जो हैं वो वर्तमान में हैं, तो हमारी तो लिस्ट जारी है।
कि एक तरफ उदित राज, एक तरफ प्रवेश वर्मा, एक तरफ रमेश भिदोड़ी, एक तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन जी, एक तरफ महेश गिरी जी, एक तरफ मीनाक्षी लेखी जी, एक तरफ मनोज तिवारी। तो हमारी तो सातों घोषित है। चर्चाएं तो ये भी है कि कुछ के नाम कटेंगे इसमें। हाँ, अब समस्या यही है ना कि जो सोच रहे हैं कटेगा कटेगा, तो जो ये सोच रहा है कि कटेगा वो थोड़ा इंतजार करे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन की बात है लगातार सुनाई तो देती है, लेकिन नतीजा अब तक कुछ नहीं निकल पाया, तो इसको बीजेपी किस तरीके से देखती है? देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया है कि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताती हुई, व्यभिचारी बताती हुई, जनता के दुश्मन बताती हुई आई थी, आज वो उसी कांग्रेस में समाना चाहती है। इसका एक तो स्पष्ट हो गया कि 2012-13 में आम आदमी पार्टी जो बनी थी वो कांग्रेस की ही बी टीम थी और वैसे ही दोनों व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली के साथ दोनों मिलकर के बड़ा धोखा दिए हैं। हो सकता है कि दिल्ली कांग्रेस, जो शीला जी की कांग्रेस है या जो दिल्ली के लोग हैं, वो भले नहीं इस चक्र में शामिल हों, लेकिन ऊपर शीर्ष कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों भ्रष्टाचार से ही निकली हुई और भ्रष्टाचार की पोषक पार्टी है। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के हक में औरंगाबाद के सेंट्रल असेंबली हलके में पैदल तशहीरी मुहिम की। इस पैदल दौरे में मकामी लोगों ने जहां एमआईएम सदर का वालिहाना इस्तकबाल किया, साथ ही घर घर मुलाकातों के दौरान असदुद्दीन अवैसी की शख्सियत के कई दूसरे रंग भी सामने आ रहे हैं। खास रिपोर्ट। एमआईएम के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हलके में वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के हक में तशहीरी मुहिम चलाई। ओवैसी की पदयात्रा दलित बस्ती, लक्ष्मी कॉलोनी, छावनी से शुरू हुई, जो जयसिंहपुरा, घाटी, टाउन हॉल, बुड्डी लैन होते हुए रोहिला गली, लोटा कारंजा में इख्तिताम को पहुंची। इस पैदल रैली में एमआईएम सरबराह ने घर घर पहुंचकर बुजुर्गों, सनरसीदा खवातीन, सैकड़ों नौजवानों, कारोबारियों और आम लोगों से मुलाकातें की। खवातीन से खुसूसी तौर पर इम्तियाज जलील के हक में दुआओं की दरखास्त की और वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर नौजवानों का अज़्दहाम उमड़ पड़ा था। जगह जगह असदुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी की गई, रास्तों पर आतिशबाजी की गई। इस तरह टाउन हॉल इलाके में दलित खवातीन ने खास तौर पर एमआईएम सरबराह का पुरतपाक खैर मकदम किया और उनकी गुलपोशी के साथ ही इम्तियाज जलील को नया शमला पहनाया गया। बुड्डी लैन इलाके में भी असदुद्दीन ओवैसी का शानदार इस्तकबाल किया गया। 4 घंटे की पैदल रैली में ओवैसी ने तकरीबन 600 से ज्यादा अफराद से मुलाकातें की और इम्तियाज जलील को कामयाब करने की अपील की। इसी तरह घनी बस्तियों में स्पीकर की मदद से असद ओवैसी ने इम्तियाज जलील के हक में वोट डालने की अपील की। रोहिला गली इलाके में एक दुर्वेश से असद ओवैसी की मुलाकात हुई तो एमआईएम सरबराह ने बरजस्ता कहा कि 2 फकीर एक जगह जमा हो गए, मैं भी औरंगाबाद की गैर अवाम से वोटों की भीख मांगने आया हूँ। इस मौके पर ओवैसी की ख्वाहिश पर दरवेश ने दिल नशीन अंदाज में बारी ताला की शान में हम्द पेश की। एमआईएम सरबराह की पदयात्रा ने जहां औरंगाबाद के नौजवानों में नया जोश व खरोश पैदा किया, तो वहीं शहर की पर्दानशीन खवातीन अपने चहेते लीडर की एक झलक देखने के लिए पहले से अपने घरों की छतों पर, गैलरी में और खिड़कियों की आड़ में खड़ी नजर आई। जबकि बुजुर्ग खवातीन ने आगे बढ़कर एमआईएम सरबराह की बलाएं ली और अपनी दुआओं से नवाजा। इस मौके पर औरंगाबाद के नौजवान अपने कायद के हमरा सेल्फी लेने के लिए भी बेताब नजर आए। ओवैसी ने ऐसे मनचले नौजवानों को भी मायूस नहीं किया, साथ ही बरजस्ता अंदाज में कहा कि एक सेल्फी के 2 वोट होंगे। शिद्दत की धूप के बावजूद एमआईएम सरबराह ने हर किसी से मुलाकात करने की कोशिश की और शहरियान का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
लेकिन इसके साथ ही मीडिया से MIM सरबराह ने मुनासिब फासला जरूर बरकरार रखा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामान फुरकान अंसारी ने अजीम इत्तेहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि झारखंड के गुड्डा पार्लियामानी सीट से यूपी अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार प्रदीप यादव कमजोर हैं और ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इस हल्के की अवाम ने उन्हें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतारने का इसरार किया है। फुरकान अंसारी ने कांग्रेस पार्टी आलाकमान से उनको एक निशान देने का मुतालबा किया ताकि फ्रेंडली यानी दोस्ताना तौर पर इंतखाबी मुकाबले में हिस्सा लिया जा सके। मध्य प्रदेश के छतरपुर से 3 बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं। इसके बावजूद ये जिला पसमानदगी और बदहाली का शिकार है और इससे लोगों में काफी नाराजगी है। पानी के लिए लगी ये लंबी कतार छतरपुर के एक गांव की है। इस पार्लिमानी हलके की ऐसी कई तस्वीरें हैं जो यहाँ के लोगों की बेबसी और परेशानी की गवाही देती हैं। बात छतरपुर की करें तो यहाँ 3 पार्लिमानी हलके हैं, खजुराहो, दमोह और टीकमगढ़। यहाँ से बीजेपी के 3 पार्लियामेंट हैं, लेकिन इलाके आज भी पिछड़ेपन के शिकार हैं। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती है। 3 सांसद भाजपा के छतरपुर जिले से रहे, लेकिन छतरपुर जिले की बात कर लें या हम संसदीय क्षेत्रों की बात कर लें, टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र या दमोह संसदीय क्षेत्र या खजुराहो संसदीय क्षेत्र, तीनों संसदीय क्षेत्र जो है और जो यहां सांसद रहे हैं लगातार निष्क्रिय रहे हैं। छतरपुर की अनदेखी की अहम वजह जिलों का कम इलाका लोकसभा हलके में आना है। इससे मेंबर पार्लियामेंट इलाके पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जिले में रोजगार के मौके न होने से हजारों लोग नकले मकानी करने को मजबूर हैं। वहीं जिले की हेल्थ सहूलियात का भी बुरा हाल है। कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ जुमलाबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे 3 विधायक सांसद रहे हैं, हमारे वीरेंद्र सिंह खटीक रहे हैं, वीरेंद्र कुमार खटीक रहे हैं, आज तक उनको देखा ही नहीं है। छतरपुर में तरक्की की इबारत कब लिखी जाएगी, कब 3 टुकड़ों में बटे अपने अपने इलाकों के मुंतखब नुमाइंदे इस इलाके की तरक्की पर तवज्जो देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से इस इलाके की अनदेखी की गई है, इस इलाके के लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चुनावी मौसम अपने शबाब पर है और ऐसे में मध्य प्रदेश का एक गांव ऐसा भी है जो कि वोट का बाइकॉट करने का ऐलान कर चुका है। आखिर यहां के ये लोग नाराज क्यों हैं, ये हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे ये लोग अनूपपुर जिले के अमलाई गांव के रहने वाले हैं, जो लीडरों की लापरवाही की वजह से चुनाव के बाइकॉट का ऐलान कर रहे हैं। इनका कहना है कि वक्त रहते स्टेट बैंक से इंदिरा नगर तक की 2.5 किलोमीटर सड़क नहीं बनी तो लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे। लोगों का कहना है कि इस रास्ते के खराब होने की वजह से ये इलाका पूरी तरह से कटा हुआ है और आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। तो अगर इस बार रोड बन जाता है तभी वोट डालने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हर बार चुनाव होता है, हर बार वही वादे किए जाते हैं, लेकिन बैंक से लेकर के इंदिरा नगर तक रोड बनाने का है। इस रोड से हम लोग को विगत 2 साल से बहुत तकलीफ हो रहा है। 4 के दिन में गिरते हैं, पड़ते हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है। इसलिए अगर रोड नहीं बना तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। 2.5 किलोमीटर की सड़क गुज़िश्ता 10 सालों से तैयार नहीं हो पाई है, जिससे वो नौजवान काफी नाराज दिख रहे हैं जो बड़े जोश के साथ पहली बार वोट करने वाले थे, मगर लीडरों और इंतजामिया की अनदेखी ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। जैसा कि पिछले कई साल से देख रहे हैं, रोड ऐसी ही है। अगर रोड नहीं बनेगी तो हम सब नए मतदाता जो हैं वोट का बहिष्कार करते हैं। हम इलेक्शन में वोट देने नहीं जाएंगे। अगर ये रोड नहीं बनती है तो इसका बहिष्कार किया जा रहा है। मकामी लोगों के वोट बाइकआउट करने के ऐलान के बाद
अफसरान मसले को जल्द हल करने का भरोसा दे रहे हैं और सड़क जल्द तामीर कर लोगों को वोट देने के लिए समझाने की बात कह रहे हैं। अभी हम उनको समझाइश दे रहे हैं, हम उनको आश्वासन दे रहे हैं कि ये कार्य हो जाएंगे और जितने भी ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों ने जरा सा भी मतदान के बहिष्कार की बात करी, वहां मैं स्वयं रुचि लेके तत्काल टीम भेजकर वहां बात कर रहा हूं। लोगों की परेशानी और परेशानी का हल तो अपनी जगह है, मगर चुनाव का बाइकआउट किसी मसले का हल नहीं है। न्यूज़ 18 आप तमाम वोटरों से अपील करता है कि वोट देकर ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करें जो आपकी परेशानी को दूर कर सके। बटन दबाओ, देश बनाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जमीयतुल उलमा हिंद गुलबर्गा शाख ने सेकुलर उम्मीदवारों की तायद का ऐलान कर दिया है। जमीयतुल उलमा का कहना है कि मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के आईन को बचाने के लिए सेकुलर हुकूमत और सेकुलर एमपीज की ही जरूरत है। एक रिपोर्ट। मुल्क में आम इंतखाबात में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को आइसोलेटेड करने पर जमीयत उलमा हिंद ने तशवीश का इजहार किया है। जमीयत का कहना है कि एक मखसूस जमात अक़लियतों के नाम पर अक्सरती तबके को वरगलाने की कोशिश कर रही है, जो कि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के लिए एक संगीन खतरा है। गुलबर्गा में जमीयत उलमा हिंद के एक सियासी जलसे से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने वाज़ेह किया कि मुसलमान किसी एक मखसूस पार्टी को भी वोट देने के लिए मजबूर नहीं है। कि मुसलमान इस मामले में मजबूर नहीं है। क्या बात है असल में? तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत रखता है, इस मुल्क में अमन चाहता है, इस मुल्क की तरक्की चाहता है, इस मुल्क को जो है दुनिया का सुपर पावर देखना चाहता है। इसलिए हम इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए ऐसे कायदीन को जिताना चाहते हैं ताकि सेकुलरिज्म बाकी रहे, अदल रहे, इंसाफ रहे, जुल्म ना हो और हिंदुस्तानियों के अंदर कोई फर्क ना रहो। 2019 का जो मिशन है हमें यह पैगाम देता है कि अगर हमने सेकुलर पार्टियों का इंतखाब नहीं किया, अगर हमने सेकुलर नुमाइंदों का इंतखाब नहीं किया, तो ना इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रहेगी, ना इस मुल्क का अदलिया महफूज रहेगा, ना इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट महफूज रहेगा, ना ही पार्लियामेंट महफूज रहेगा और ना ही यहाँ की अकलियतें महफूज रहेगी। दूसरी जानिब इस जलसे से कांग्रेसी उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खिताब किया। खड़गे ने वजीर आजम का नाम लिए बगैर अशार में इन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। जुल्म ए माजी आइंदा जहन में रहे, जुल्म ए माजी आइंदा जहन में रहे, एक शिकारी परिंदा जहन में रहे, एक शिकारी परिंदा जहन में रहे। वोट देने को घर से निकलेगा जब, वोट देने को घर से निकलेगा जब, तब वो खूनी दरिंदा जहन में रहे। जहाँ कानून में जमानत दी गई, हिफाजत दी गई है, उसके बावजूद ये हुकूमत की शरारत है। मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म की शरारत है कि यहाँ के मुसलमानों को छेड़छाड़ करना और उनके तशख़्ख़ुस को मिटाना, उनकी शनाख्त को मिटाना, उनको परेशान करना, अपने ज़ेर रखना, ये हुकूमत का मंसूबा है। उलमा इकराम और आइम्मा मसाजिद और हुफ़ाज़ इकराम की कसीर तादाद ने इस जलसे में शिरकत की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। और अब एक खबर ऐसी भी, जी हां, यूपी के बुलंदशहर में एक नौजवान ने अपनी उंगली काटकर अपनी गलती का इजाला किया। अब आपको बताएं कि उसने गलती क्या की। दरअसल इस नौजवान शख्स ने गलती से किसी और पार्टी को वोट दे दिया। ये नौजवान अपना वोट देना किसी और पार्टी को चाहता था, लेकिन गलती से किसी और पार्टी को उसने वोट दे दिया और बस फिर क्या था, इसके बाद इसने अपनी उंगली काट कर खुद अपने आप को सजा दे डाली। हालांकि पवन नाम के इस नौजवान को एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी ले जाया गया। मध्यप्रदेश मुरैना से टिकट कटने के बाद बीजेपी लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा ने अपनी ही पार्टी पर तनकीद की है और आलाकमान पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में अब बाहरी लीडरों का बोलबाला हो गया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अनूप मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में कैडर खत्म हो चुका है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद अनूप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल लोकसभा सीट का जो चुनाव है वो पूरे देश में एक चर्चित हो गया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आ जाने के बाद। लेकिन एक सवाल जो बीजेपी के भीतर से खड़ा हो रहा है कि इस चुनाव ने ये तय कर दिया कि पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो कैडर की बात करती है पार्टी, उसकी अनदेखी हुई है उम्मीदवार के चुनाव में। जहां तक मुझे लगता है अब पार्टी में कैडर शब्द कहना गलत हो जाएगा। पार्टी में कैडर समाप्त हो गया है। अब ये कैडर बेस्ड पार्टी रही नहीं है, हम उसको ढो रहे हैं और पार्टी में जो मूल कार्यकर्ता है उसकी चिंता करने वाला कोई है नहीं। कमोबेश यही स्थिति मुरैना लोकसभा सीट में भी बनी, वहां से आपने नुमाइंदगी भी की है और बहुत मजबूत आप वहां से दावेदार थे, तो क्या स्थिति बनी वहां पर? नहीं, स्थिति तो ठीक है लेकिन लोगों में नाराजगी है और नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि अगर जब मुझे ग्वालियर से मुरैना भेजा गया था और उसमें नरेंद्र सिंह जी मुरैना से सांसद होते थे, तो वो ग्वालियर गए थे और मुझे मुरैना लोकसभा का चुनाव लड़ाया, तो जितने वोटों से नरेंद्र सिंह जी जीते थे उससे ज्यादा वोटों से मैं चुनाव जीता था। अभी भी ये था कि अगर वो मुरैना लड़ेंगे तो ग्वालियर मुझे लड़ाया जाएगा। देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी वाली पीढ़ी समाप्त हो गई तो उनके विचार भी समाप्त हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात नहीं कर पाएगी। आपको लगता है कि जो विरोध है और ये जो माहौल है और जो अनदेखी है वो नतीजों तक भी पहुंचेगी? अगर ये असंतोष को हमने मैनेज नहीं किया, जिसे अपन कहते हैं आपातकालीन स्थिति का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में अगर हम सफल नहीं हुए तो निश्चित तौर पर वो नतीजों में भी दिखाई देगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो बेबाक बयानी के लिए ही जाने जाते हैं अनूप मिश्रा और बेबाकी से ही वो कह रहे हैं कि पार्टी में किस तरह से जमीनी कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शिफाली, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। बिहार से खबर है, जहां साबिक उजाला जीतनराम मांझी ने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान भी एनडीए से अलग होना चाहते थे और उन्होंने इस ताल्लुक से लालू प्रसाद यादव से बात भी की थी। इन मामलों पर लालू ने मुझसे सलाह ली और मैंने लालू को मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि कुशवाहा और पासवान से इत्तेहाद को कोई फायदा नहीं होने वाला। साइलेंस गिव्स कांस्टेंट, मौन स्वीकार लक्षणम। ये बात सही है, हम भी तस्दीक करते हैं। जब लालू जी कुछ दिन के लिए पटना में आए थे तो उस समय हमारी वार्ता 1-to-1 हो रही थी। उस समय हमसे उन्होंने पूछा था कि देखो जीतन से रामविलास पासवान का भी टेलीफोन आ रहा है और कुशवाहा का भी टेलीफोन आया है, कांस्टेंट टच में है, और हद तो है कि नीतीश भी कहवा रहा है। तो हमने उनको कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अगर आते हैं तो आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, उनको फ़ायदा हो जाएगा, घाटा भी नहीं आपको है। लेकिन रामविलास पासवान आवेंगे तो आप समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट के नेता रह गए हैं, शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं हैं। मालेगांव बम धमाके की मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा कि दहशतगर्दी के इल्जाम से बाइज्जत बरी होने वाले मुस्लिम नौजवान काम के लिए, रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको कोई काम तक नहीं दे रहा। जबकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव बम धमाके की मुलजिमा है और उसको बीजेपी इंतखाबी उम्मीदवार बनाकर मुल्क में गलत पैगाम दे रही है। आजमी ने साध्वी की पार्लिमानी उम्मीदवारी मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया। के बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हिंदू आतंकवादी बोल करके एक मासूम औरत को बदनाम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं, एक तो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होना चाहिए। आतंकवाद मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हर जमाने में हर धर्म में अपने धर्म के खिलाफ काम करने वाले लोग पैदा हुए हैं। ये बात तो पहले जनता के दिलो दिमाग में जो पोलराइजेशन के लिए बीजेपी कर रही है वो खत्म होना चाहिए। सेकंड चीज जो है, अब इनको गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ जो वकीलों के कहने के हिसाब से बहुत सारे सबूत हैं। इनको जमानत मिली इस शर्त पे कि ये बीमार थी,
इनको कैंसर की प्रॉब्लम हुई और ये जमानत पे बाहर आई हुई हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक ये डिस्चार्ज नहीं हुई है केस से, बेगुनाह बिल्कुल बाइज्जत बरी नहीं हुई है। और मैं जानता हूँ कि बीजेपी जब चाहेगी तो बेगुनाह बाइज्जत बरी भी करवा देगी, क्योंकि अभी मैंने समझौता एक्सप्रेस का जब मैंने जजमेंट पढ़ा तो उसमें है कि प्रोसिक्यूशन ने सबूत ही पेश नहीं किए। और इसके पहले मैंने पढ़ा था ई भगवा ब्रिगेड के लोगों के लिए, ये पढ़ा था मैंने, और जो इनकी वकील हैं रोहिणी सालियान, उन्होंने कहा था मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि इन लोगों पर नरमी बरती जाए। जब सरकार ही, जब पुलिस ही, जब एनआईए और प्रोसिक्यूशन ही ये दबाव डालेगा कि इनके नरमी बरती जाए, या कोई भी बड़े से बड़ा जज इसको सजा दे नहीं सकता। अभी जब एक जजमेंट आया समझौता एक्सप्रेस का, तो उसमें जज साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने सही सबूत पेश नहीं किया। देखिए कोर्ट तो जाता नहीं, जज साहब तो जाते नहीं देखने के लिए क्या हो रहा है, कोर्ट अंधा होता है। कोर्ट के पास जो सबूत पेश किए जाते हैं उसी बिना पर कोर्ट जो सजाएं देता है। जब प्रोसिक्यूशन सबूत ही पेश नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो अभी तक ये जमानत पर हैं, और जमानत पर होने के बाद इनको लड़ाया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया में, हिंदुस्तान में इंसाफ खत्म हो गया क्या भाई। मैं एक अनवर अली नाम के एक डॉक्टर हैं, PhD डॉक्टरेट किया उन्होंने, और वो जो है इसी पूना में एकेडमी, वो अपना डिफेंस एकेडमी में पढ़ाते हैं। उनको आतंकवाद के नाम पे गिरफ्तार किया गया। पहले उनको बुलाया, वो सीधे जाके हाजिर हो गए, लेकिन 8 दिन तक उनको मारा पीटा गया बुरी तरह से। उसके बाद उनको गिरफ्तारी दिखाई। 8 साल तक वो शख्स जेल में रहा, 1 पैसे को तनख्वाह नहीं मिली। 8 साल के बाद जब छूट निकल के आए तो कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बाइज्जत बरी हो गई। उसके बाद भी सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया और नौकरी से भी उनको निकाल दिया गया। मैं गवाही लाके पेश कर दूंगा इस दुनिया के सामने कि वो अनवर अली, जिसको कोर्ट ने बेगुनाह साबित किया, वो जब पूना में कहीं भी नौकरी करने जाता था तो ATS के लोग वहां पता लगा के जाकर के कहते थे कि भाई ये आदमी आतंकवाद में बनता है, इसको नौकरी मत दो, नहीं तो तुमको तकलीफ होगी। उस आदमी को नौकरी नहीं कहीं मिलती थी। मैंने कितनी मेहनत के बाद कोशिश किया कि इसको नौकरी मिले। इसी थाना के अंदर मेरा जानने वाला, मेरी सिस्टर का जो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास एक मुसलमान काम करने गया, उसको निकाल दिया। उसने कहा कि मुझे रोज पुलिस वाले तंग करते हैं, जबकि लड़का वो बाइज्जत बरी हो चुका था। मैंने उस CA को कितना धमकाया कि तुम। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के तबसरे पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। बीजेपी हेमंत करकरे को शहीद मानती है। बीजेपी का ये रिएक्शन सामने आया है कि बीजेपी हेमंत करकरे को शहीद मानती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का तबसरा उनका जाती ख्याल है, और बीजेपी का यह भी कहना है कि जहनी और जिस्मानी टॉर्चर से हिरासा है साध्वी प्रज्ञा, और जहनी दबाव में उन्होंने ऐसा तबसरा कर डाला है। तो बहुत अहम खबर, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठाए हैं, अपना बयान दिया है, उस पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल सामने आया कि बीजेपी हेमंत करकरे को शहीद मानती है। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी वजाहत कर दी कि साध्वी प्रज्ञा का तबसरा उनका जाती ख्याल हो सकता है, वो जहनी और जिस्मानी टॉर्चर से हिरासा है। जहनी दबाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ऐसा तबसरा किया है। बीजेपी हेमंत करकरे को शहीद मानती है। कांग्रेस के कदावर लीडर साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने बीदर में कांग्रेस के उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाई। उन्होंने बीदर में वाक़े दरगाह हजरत जमाल बहार पर हाजिरी दी और यहां के अवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। तो पूरे विश्व के साथ कर्नाटक में अक्सरियत के साथ जो है कांग्रेस जनता दल, ये जो गठबंधन हुआ है, इससे जो है लोगों के अंदर और ताकत बढ़ी है, काम कामयाब हो रहे हैं।